हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में। बहुत ही ख़ास टॉपिक। आज का हमारा ये टॉपिक सिर्फ तिब से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये दुनिया के हर इल्म, हर फ़न और हर हुनर से ताल्लुक़ रखता है। हम बात कर रहे हैं उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते के बारे में। उस्ताद यानी एक ऐसी शख्सियत जो किसी को अपना सीखा हुआ हुनर, इल्म सिखाता है। शागिर्द एक ऐसी शख्सियत जो अपने उस्ताद से उस इल्म, उस हुनर, उस फ़न को हासिल करता है और आगे तक ले जाता है। इसी तरह से इल्म और हुनर आगे बढ़ते हैं। उस्ताद के लिए कोई ना कोई लफ्ज़ हर ज़ुबान में पाया जाता है, जैसे उर्दू में और फ़ारसी में उस्ताद व शागिर्द, फ़ारसी में उस्ताज़ व तलमीज़। उस्ताद फ़ारसी का लफ्ज़ है, उस्ताज़ अरबी का लफ्ज़ है, वहाँ ज़ाल से लिखते हैं। गुरु चेला या टीचर डिसिपल, यहाँ पर और भी बहुत सारे नाम होते हैं इस तरह से। तो गुरु एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। आज का ये हमारा वीडियो हर किसी को बहुत गौर से देखना, सुनना और समझना चाहिए, चूँकि आप जो भी हैं, आप जब इसको देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप उस्ताद भी हों, लेकिन उससे पहले आप शागिर्द हैं। और देखने वाले सारे शागिर्द हों ऐसा नहीं है। उस्ताद शागिर्द सब हैं, उस्ताद कम हैं, हम यूँ कह सकते हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया और उसके बाद कुछ बातें इसके बारे में जानी और फिर मैंने सोचा कि इसको शेयर किया जाए। एक अच्छा शागिर्द वो होता है जो अपने उस्ताद की कही हुई बात को फॉलो करता है और अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता है, तो वो कामयाब कहलाता है। इसी तरह से एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपने शागिर्द को न सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाता है, बल्कि तहज़ीब तमीज़ सिखाता है और उसको कल्चरली एजुकेट करता है, उसको बाकी दूसरी जो ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं वो भी सिखाता है, उसको एक मुकम्मल इंसान बनाता है, जैसा कि पहले के दौर में हुआ करता था। उस्ताद के बारे में हर ज़ुबान में, हर संस्कृति में बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ कहा गया है। संत कबीर दास ने एक दोहा कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गोविंद जो कि लॉर्ड कृष्ण का रूप है और ईश्वर, यहाँ पे ईश्वर से मुराद है कि हे ईश्वर, तुमने, अब उस्ताद और ईश्वर दोनों सामने खड़े हैं तो मैं पहले पैर किसके छूं। लेकिन चूँकि उस्ताद ने ही ईश्वर क्या है वो बताया है, इसलिए पहले पैर गुरु के छुएंगे। तो यहाँ पर ईश्वर से भी पहले गुरु का रुतबा। और हम ये देखते हैं कि दुनिया में वालिदैन के बाद उस्ताद का रुतबा है, और दुनिया में दो ही शख्सियत ऐसी हैं, एक वालिदैन और एक उस्ताद, जो अपने बच्चे को, वहाँ पे अपने स्टूडेंट को अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट, अपने से ज़्यादा हुनरमंद, अपने से ज़्यादा कामयाब, अपने से ज़्यादा शोहरत याफ्ता, अपने से ज़्यादा पुरस्कार, हर तरह से नामवर देखना चाहता है। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनकी औलाद जो कुछ उनके पास है उससे भी ज़्यादा नाम कमाए, उससे ज़्यादा इज़्ज़त दौलत शोहरत सब हो। इसी तरह से एक अच्छा उस्ताद भी वही होता है जो अपने शागिर्द को अपने से आगे देखना चाहता है। तो हमारी भी यही एक कोशिश रहती है कि हमें जो भी उस्ताद मिले इतने आगे तक इस हुनर को ले जाएं कि उनके नाम से हम जाने जाएं, और ये एक उस्ताद के लिए फ़ख्र की बात होती है। उस्ताद हमारी ज़िंदगी में स्कूल में थे, मदरसे में थे, फिर कॉलेज में थे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जब प्रैक्टिस शुरू की हमने अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो वहाँ पे हमें उस्ताद नहीं मिला। इस बात का दुख, अफसोस और कलक अभी तक है। हम आज भी उस्ताद की तलाश में हैं, लेकिन देखिए कब क्या होता है।
अब जब हम इस मुकाम पे आए हैं तो फिर हमने अपने इल्म को अपने शागिर्दों तक पहुंचाना शुरू किया। हमारे शागिर्द यूँ तो देखिए हज़ारों हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे हैं। बहुत सारे शागिर्द ऐसे हैं जो इस बात को कबूल करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ नहीं कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो एकलव्य हैं। आप जानते हैं एकलव्य का क्या मानी होता है, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में कुछ शागिर्द ऐसे आते हैं जो नुमायाँ होते हैं, अलग होते हैं। जैसे बहुत सारे शागिर्द हैं जिनका कि नाम लेना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मैं एक दो शागिर्द के अपने नाम लूँगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बेंगलोर में डॉक्टर हुसैन शरीफ, जो PMS हैं और अब तो वो भी सीनियर हो गए हैं। उन्होंने ही हमें 2013 या 14 में बेंगलोर में इंट्रोड्यूस कराया था, वहाँ पे सेमिनार की थी, और उसके बाद से ही फिर हमने बहुत जगहों पे सफ़र की और सभी जगहों कुछ किया। तो इस तरह से और वो उनकी ख़ास बात यह है उनकी, वो हर मुकाम पे हर जगह हमें उस्ताद की हैसियत से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस्ताद की हैसियत से ही हमें पुकारते हैं। और ये ऐसे डॉक्टर हैं जो कि न सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं बल्कि अपने कुछ जो ट्रस्ट हैं वो भी चलाते हैं। ऐसे ट्रस्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशंस कहिए, जो समाज के लिए बहुत कुछ काम करती हैं, और जिसका कि मैंने उनसे कुछ फ़ोटो वीडियोस लिए थे ताकि वो हम औरों को भी दिखा सकें इंस्पिरेशन के लिए कि किस तरह से चैरिटी की जाती है। उनका ट्रस्ट ही चैरिटेबल है, तो वो जब भी कहीं कोई बाढ़ आ जाए या कोई भी आपदा आ जाए तो वहाँ पर अपनी टीम को लेके पहुँचते हैं। और जाहिर सी बात है, कलेक्शन समाज से ही होता है, लेकिन उसको इकट्ठा करना और तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खिदमत का काम है। तो इस तरह से इस बार भी हम जब बेंगलोर गए थे तो डॉक्टर हुसैन ने ही ये सब कुछ मैनेज किया था, उनके वजह से ही हमारा बेंगलोर जाना पॉसिबल हो पाया। और कॉलेज का इनविटेशन हमारा अलग से था, लेकिन शायद ये नहीं होते तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, पता नहीं क्या होता। लेकिन बहरहाल उनके लिए हम थैंक यू तो कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें बहुत पहले भी यहाँ पे बेंगलोर में लॉन्च किया था, और अब एक बार फिर से हमें इस बात का मौका दिया कि हम बेंगलोर में फिर से अपने पेशेंट्स को देख सकें और अपने इस यूनानी के प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। तो मैं चाहूँगा कि एक दो वीडियोस उनके देख लें, उसके बाद हम दूसरी और बात करेंगे। तो ಈಗ ನೀವು ಫೋಟೋಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರೋದು ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಪೈಪ್ ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನೇನಿದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಶೀಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ? ಫೋಟೋ ಏನಾ? एक बार फिर से हम अब शुरू करते हैं तो उस्ताद और शागिर्द के बारे में। अगर तिब से रिलेटेड जब हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक्स को लेंगे तो बात कहीं भी जाएगी और कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो जब हम बुकरात की बात करते हैं तो हिरोमाकस उनका उस्ताद था, उनके वालिद साहब भी उनके उस्ताद थे। और सुकरात की बात करें तो सुकरात इस तरह के उस्ताद थे कि वो चल फिर करके पढ़ाते थे, और उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी और वो बोलकर ही पढ़ाते थे अपने उसको। उनका ये मानना था कि किताबें दूसरे नाअहल लोगों के हाथों में जा सकती हैं और फिर ये इस इल्म का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं लोग। वो बहुत ही सोच समझकर और बड़े इंटरव्यू के बाद लोगों को पढ़ाया करते थे। फिर हम अगर बात करें अफलातून की, अफलातून का शागिर्द अरस्तू था, आप जानते हैं। अरस्तू का शागिर्द सिकंदर था, और जो सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहता हूँ अबू सैल मसीही, जो इब्न सीना के उस्ताद थे। इब्न सीना को तमाम दुनिया जानती है, अबू सैल मसीही को कम जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे ज़रिए कोई अबू अली सीना पैदा हो, इस दौर में हमारी कोशिश है। इसी कोशिश का हिस्सा है कि हम सब जगह जाते हैं। हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो ये इस बात का सबूत है कि उस्ताद का कितना बड़ा रुतबा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे इल्म देने वाला, सिखाने वाला बनाकर भेजा, तो उस शख्स के साथ जब ये सिखाने का सिलसिला जुड़ जाता है तो फिर उसकी अहमियत में कहीं कोई किसी तरह का शक व शुबा या किसी कुछ दलील की गुंजाइश नहीं रहती। एक बात यूँ भी होती है कि जिस समाज में उस्ताद की कदर की जाती है, वैल्यू की जाती है, वो समाज तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। और जिस समाज में उस्ताद की वैल्यू नहीं की जाती, उस समाज में बहुत अंधेरे छा जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, जैसा कि हम आजकल हो रहा है। एक किस्सा है कि खलीफा हारून रशीद के 2 साहबजादे खलीफा हारून रशीद से उनको बच्चों को पढ़ाने वाले जो मुहद्दिस थे वो उनके दरबार में आए हुए थे। जब वो जाने लगे तो दोनों साहबजादे दौड़ करके उनको जूतों पहनाने लगे। खलीफा रशीद ने कहा कि तुम लोगों ने दोनों ने मिलकर एक एक जूता क्यों पहनाया? दोनों जूते पहले दोनों एक पहनाते फिर दोनों पहनाते, यानी कि दोनों को दोनों जूते पहनाने का शर्फ हासिल होता। ये था उस्ताद की असमत। एक बार उस्ताद की बात यूँ भी है कि मैं भूल रहा हूँ नाम, खलीफा इमाम अबू हनीफ़ा थे या कोई और थे, नहीं याद आ रहा, लेकिन बहरहाल कोई शख्सियत थे जिन्होंने कि धोबी से पूछा था कि कुत्ता कब जवान होता है। धोबी ने जवाब दिया कुत्ता जब पैर उठाकर पेशाब करने लगे तो जवान हो जाता है। तो उसके बाद से उन्होंने उसको उस्ताद मान लिया। इसी तरह से एक नाम और है जो फ़िलहाल मैं भूल रहा हूँ, जिन्होंने कभी भी अपने उस्ताद की तरफ पैर करके नहीं सोए। ये बात मैंने 7-8 साल या 10 साल की उम्र में पढ़ी होगी। उसके बाद से मैं भी अपने जो उस दौर के उस वक्त के जब हम एक जगह रहते थे, वहाँ पे उस्ताद थे, उनके घर की तरफ पैर करके मैं कभी नहीं सोया। हालांकि हमारी छत का, गर्मियों में अक्सर ऊपर सोते थे, नीचे कमरे में अलग बात थी, तो कुछ ऐसा डायरेक्शन था कि पैर उनके घर की तरफ होते थे। तो सब लोगों के पैर होते थे, मेरे पैर, मेरे लिए बिस्तर अलग तरह से लगता था। लोग, घर वाले कभी तो मजाक भी बनाते थे, लेकिन फिर वो बाद में उस बात को मानने लगे और उसी तरह से करने भी लगे। तो मैंने कभी अपने उस्ताद के घर की तरफ पैर नहीं किए। और एक और मैं उस्ताद और शागिर्द की बात कहकर इसको ख़त्म करना चाहूँगा। पूरा वीडियो देखने से बहुत सारी बातें हमें कुछ नई मिल सकती हैं, कहीं किसी चीज़ से कुछ हमें तरगीब मिल सकती है। एक बार एक तलवारबाज थे जो किसी रियासत में थे और वो तलवारबाजी सिखाते थे सभी को। बहुत लोगों को उन्होंने तलवारबाजी सिखाई। वो गुरु थे, वो मास्टर थे। एक बार एक चेला और आया उनके पास, उसने भी तलवारबाजी सीखी और खूब सीखी। और जब वो महारत हासिल हो गई तो उनको ये गुमान हो गया कि मैं अब तलवारबाजी अपने गुरु से भी ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ और मैं अपने गुरु को हरा करके और ये रुतबा, ये शोहरत, ये इज़्ज़त मैं पालूँगा, ये मुकाम। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया अपने गुरु को कि आप मुझसे मुकाबला लड़िए। पहले के ज़माने में ये हुआ करता था ऐसा। गुरु ने कहा कि ठीक है, मुकाबला करते हैं। अब उन्होंने कहा कि नई तलवार बना करके मुकाबला करेंगे, कुछ दिन ठहरिए। तो चेले ने देखा कि उस्ताद ऐसी कैसी तलवार बनवाएंगे जो उससे फिर मुकाबला करेंगे। वो लोहार की दुकान पे जाकर छुपके से जा कर के देखा तो कि वहाँ पे 10 फुट लंबी एक म्यान रखी हुई थी। चेले ने देखा कि अच्छा, गुरु 10 फुट लंबी तलवार बना करके मुझे दूर से ही गर्दन पे रख कर कत्ल कर देना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं 12 फुट की बनवाता हूँ। उसने अपनी तलवार 12 फुट की बनवा ली। अब दोनों लोग मैदान में, जब टाइम आया उनके मुकाबले का, दोनों लोग अपनी अपनी तलवार लेकर मैदान में आए। मैदान में आने के बाद जब विसिल बजी कि अब मुकाबला शुरू, तो गुरु ने अपनी म्यान में से तलवार पूरी खींची और उसकी गर्दन पर रख दी। और चेला अपनी तलवार को खींचता ही रहा, क्योंकि उसने 12 फुट की बनाई थी। गुरु ने सिर्फ म्यान 10 फुट की बनवाई थी, तलवार वही एक जो 2-3 फुट की होती है वो बनवाई थी। तो गुरु बहरहाल गुरु होता है। गुरु के पास, यकीन मानिए, समझना, न जाने कहाँ से कितनी तरफ का इल्म होता है। अच्छे गुरु के पास, सच्चे गुरु के पास बहुत सारा होता है जो चेले को गुरु हालांकि आने वाले वक्तों में शागिर्द ही उस्ताद बना करते हैं, ये सच है, लेकिन फिर उनके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितने गुरु ने की होती है। तो वो गुरु से भी अच्छे गुरु बन सकते हैं और उनको बनना ही चाहिए। ये तो आज का ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था कि हालांकि गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत पुरानी परंपरा है। यूँ समझिए कि जब से दुनिया है तब से ये परंपरा है और हमेशा रहेगी। लेकिन इसकी
जो इम्पोर्टेंस है हर संस्कृति में हर दौर में अलग तरह से हो जाती है, लेकिन हमेशा ही इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहनी चाहिए, होनी ही चाहिए। तो हमारा मकसद ये था कि जो नई जनरेशन है वो अपने उस्ताद की अहमियत को जाने और उस्ताद की न सिर्फ वो इज़्ज़त करे, वैल्यू करे, बल्कि उनसे कांटेक्ट करे, उनके राब्ते में रहे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की कोशिश करे। बहुत बार ऐसा होता है कि उस्ताद के पास इल्म है, वो बताना भी चाहता है, लेकिन शागिर्द पूछना नहीं जानते, वो पूछते नहीं हैं और पूछने का तरीक़ा नहीं जानते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1988 होगा जब मैंने 86 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। 2 साल बाद जयपुर में एक बहुत मशहूर हकीम गुज़रे हैं, हकीम मोहम्मद हुसैन साहब, शायद नाम सही ले रहा हूँ। मैं चाहता था कि मैं उनके अंडर में कुछ दिन रहूँ तो प्रैक्टिस के गुर सीखूँ, यूनानी सीखूँ। तो मैंने किसी के ज़रिए उन तक पैगाम पहुँचाया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आ जाइए। उन्होंने मुझे सुबह 3:30 बजे का टाइम दिया कि 3:30 से 4:30 बजे तक आ जाइए, मैं उस वक्त ताहज्जुद पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको दर्स दूँगा यूनानी का, और दोपहर में 12 बजे आ जाइए। मैं बदगुमान हो गया कि भाई सुबह उस जवानी की उम्र में सुबह 3:30 बजे कौन उठता है, और इतनी दूर मैं रहता था, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर के 10। उस दौर में बाइक्स भी नहीं थी, वो दौर ऐसा था कि सिर्फ साइकिल पे होते थे काम। इतनी दूर से इस वक्त जाना पढ़ना लगता है वो मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए बहाना किया है। 12 बजे भी बुलाने का मतलब ये हुआ कि मैं उनके पास पहुंचने के लिए 11 बजे अपनी क्लिनिक करूं। 10 बजे क्लिनिक खोलते हैं, 11 बजे बंद कर देते हैं, 12 से 1 पढ़ेंगे, 1 बजे बाद आएंगे, तब तक सारा टाइम ख़त्म। इसका मतलब उन्होंने सोच समझ करके ये बहाना बनाया है कि वो पढ़ा नहीं चाहते, लेकिन इनफैक्ट वो एक आजमाइश थी। वो एक अगर मैंने उन दिनों में वो बात मान ली होती और उसको फॉलो कर लिया होता, कुछ दिन की तकलीफ़ उठा ली होती, तो उनको ये यकीन हो जाता, ये भरोसा हो जाता कि हाँ ये शख्स सच्चा है, इसके अंदर लगन है, इसके अंदर जुनून है, जोश है, जज्बा है, चाहत है, तलब है। तो वो मुझे उन दिनों में जो भी पढ़ते होते, लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलसिला और रब्त उनके साथ कायम हो जाता और मैं आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होता। जो मैंने 40 साल में सीखा, मैं शायद तब 4 साल में सीख जाता और आज मेरे पास न जाने कितना और भी इल्म होता और भी तजर्बा होता। तो वो मेहनत जो मुझे इतनी अकेले करनी पड़ी वो नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए हम अपने जो सिलसिला किया है, जगह जगह जा कर के यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में नई नस्ल को, जनरेशन को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का, उसका मकसद यही है कि एक तरह से ये जो सिलसिला है बहुत डिम सा हो गया है, इसमें थोड़ी सी रोशनी कम हो गई है। अब हम अगर बात करें हैदराबाद में, तो एक नाम, जब हैदराबाद की बात होती है तो एक नाम लिए बिना हैदराबाद का कोई भी हमारा सफ़र या वहाँ का कोई भी अमल पूरा नहीं होता। जनाब अब्दुल कादिर साहब, अब्दुल कादिर साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कहने को तो वह हमारे शागिर्द हैं, हमारी क्लास अटेंड करते हैं और वो इस बात को कबूल करते हैं, ये उनकी महानता है, बड़प्पन है, चूँकि उम्र में वो हमारी बराबर ही हैं ऑलमोस्ट। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं जितना कुछ भी आपके लिए कर रहा हूँ मैं उस्ताद की हैसियत से कर रहा हूँ, जबकि वो एक दोस्त की तरह भी हैं और हमारे राहबर की तरह भी हैं। और हैदराबाद में हमें लॉन्च करने वाले, हमें वहाँ पे एस्टेब्लिश करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले जनाब अब्दुल कादिर साहब ही हैं। वो उनका बैकग्राउंड तो होम्योपैथ का है, लेकिन यूनानी से बहुत ज़्यादा लगाव है उनको और उसकी बहुत अच्छी नॉलेज भी है उनकी। तो और वो भी हमारे लिए वहाँ पे इतना करते हैं कि सब कुछ कहना ज़रा मुनासिब सा नहीं लगता, लेकिन खाने से लेकर, रहने से लेकर, आने जाने, सब कुछ का इतना तकलीफ़ उठाते हैं वो कि हमें कभी कभी शर्म आने लगती है और कभी कोई ऐसा लगने लगता है कि नहीं ज़्यादती हो रही है। लेकिन उनका खुलूस और उनका प्यार और उनकी सबके सामने बोल नहीं पाते हैं। और यहीं पर हम अपने उन खैर ख्वाहों, उन वेल विशर्स का थैंक्स भी कहना चाहेंगे जो हमें बेंगलोर और हैदराबाद के सफ़र में बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बड़ी आसानियाँ फ़राहम करते हैं। जैसे बेंगलोर में इस बार जनाब अकबर साहब ने हमारे लिए बहुत आसानी फ़राहम की, बहुत सपोर्ट किया, उनका शुक्रिया। हैदराबाद में हमारे जो वेल विशर्स हैं, एडवोकेट शमसुद्दीन साहब, इरफान भाई, मोहम्मद असलम साहब और मौलाना अनवर साहब, और इसके अलावा हकीम अब्दुल मजीद साहब, जिनके क्लिनिक पर हम विज़िट करते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, वो भी हमारी बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, जिसका कि बयान करना बाहर है। तो ये सभी वो लोग हैं जो
जिनकी वजह से हमारा इन शहरों में जाना, रहना और सारा काम करना मुमकिन हो पाता है। इसलिए एक बार फिर से सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में हम हमारे उन सभी शागिर्दों से माज़रत ख्वाह हैं, अफसोस का इजहार करते हैं जिनका नाम हम नहीं ले सके, लेकिन वो हमारे दिल के नज़दीक हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में हैं। मिसाल के तौर पे हमारे चैनल पे जो लोग बार बार अपने कमेंट करते हैं और दुआएं देते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं, वो हमें हमेशा याद रहते हैं, चाहे हम उनको जवाब दें या न दें, बहरहाल वो हमारे नज़दीक होते हैं और हमें इस बात का इंतज़ार भी रहता है, अच्छा भी लगता है। इस बात ये कभी नहीं समझना चाहिए कि अगर हमारा उस्ताद कहिए या जो भी हैं हमारे बड़े सीनियर, वो हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो हमें इग्नोर कर रहे हैं या हमें चाहते नहीं। ऐसा नहीं होता है, उनके पास बहुत वक्त की कमी होती है या अब वो ऐसे हो चुके हैं कि वो उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं या बिज़ी बहुत ज़्यादा हैं, जो भी हालात हों उनके साथ। लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बदगुमान नहीं होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में से इस चीज़ को हटा दीजिए। बदगुमानी से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।